हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, हम लोग आज एग्ज़ाम है और फटाफट थोड़ा सा रिवीजन करते हुए, तो इसीलिए अभी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जेक्टिव इतने रट लिए हो कि सब्जेक्टिव का कोई नाम ठिकाना नहीं है। तो सब्जेक्टिव में थोड़ा ध्यान दीजिए। और सब्जेक्टिव में आपके पास आ रहा है पहला जो सब्जेक्टिव टाइप आपका सवाल लिख रहे हैं वो है अति लघु। ठीक है। अब अति लघु क्या होता है? तो अति लघु वो क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन कितना नंबर का, 2 मार्क्स का पूछता है आपको। तो इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए बनाए। तो सवाल पहला देखिए कि प्रश्न एक है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मतलब समझते हो, एक तार है, तार में जो करंट का फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सवाल यहाँ पे दो है, क्या कि 2 नंबर यह है। पहले विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक लिखिए और किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर लिख कर ब्रैकेट में ये दिए हैं ताकि उसका सिंबल पता चल सके। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है और इसे मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? अमीटर। ठीक है। अब अगला देखिए, प्रतिरोध है ना। अमीटर, अमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत देखिए सवाल नंबर 2, प्रतिरोध की ऐसा ही मात्रक लिखिए। और क्या किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है या नहीं है? तो पहला सवाल प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो आपको ओम के नियम पढ़े, प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? ओम में। क्लियर है? किस में? ओम में। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम है। क्या है? ओम। आप ओम लिख के और ऐसा सिंबल लिख सकते हैं। और क्या बोला? किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो हाँ, क्यों करता है? तो देखिए आप पढ़े कि नियम जब पढ़ रहे थे कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो बोलो प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? लेंथ का। किसका? लेंथ का, तार का। अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो हाँ या नहीं? हाँ, क्या बोलेंगे? हाँ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर क्या करता है? निर्भर करता है। जितना डिमांड है साइंस में उतना ही आंसर देना, ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल है, इसमें क्या बोला? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम है। और किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, क्या करता है? हाँ। ठीक है। देखिए हाँ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अब सवाल नंबर 3, ऐसे दो धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आप शुरू से 8 क्लास से ही पढ़ रहे हो। ऐसे दो धातुओं का नाम बताना है। तो दो ऐसे धातु का नाम बताना जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सबसे पहले सोडियम आता, फिर पोटेशियम। तो आंसर बना के लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आंसर क्लियर? सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं जिसे आसानी से काटा जा सकता है। अब अगला सवाल, ये चीज़ आप देख रहे हो कि ये दिया हुआ है यौगिक और यहाँ भी दिया हुआ है। इनमें से कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है? इनमें से कौन कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है, मतलब कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? देखिए तो इसमें अगर देखते हैं तो COOH आ रहा है, मतलब क्या? कीटोन। तो इसमें कौन सा प्रक्रियात्मक समूह? कीटोन। और इसमें क्या है? एल्किन। एल्किन क्या होता है? जिसमें कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड ले चुका है, कार्बन 3 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक इधर एक इधर। तो देखिए एक H, एक H और एक इसका, देख रहे हैं? तो बोलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन के 2 और बोला हाइड्रोजन कितना? 4। तो ये क्या हो जाएगा? एल्किन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? एल्किन। और इसमें कौन सा है? कीटोन। तो लिखेंगे CH3COCH3 है ना। तो कीटोन का सबसे सिंपल है केस जिसमें फंक्शनल ग्रुप करके O आता है। क्लियर है? तो CH3COCH3 में कौन सा था? देखिए यही चोर पकड़ा गया, कीटोन। और इसमें कौन सा? एल्किन। जैसे 3 तरह का होता है, एल्केन एल्किन एल्काइन, है ना। तो इसमें कौन सा है? एल्किन, है ना। दोनों पता चल गया। एल्किन द्विआबंध जिसमें डबल बॉन्ड बनता है, इसमें ये समूह उपस्थित है। समूह मतलब प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है। क्लियर है कि इसमें कीटोन और इसमें क्या उपस्थित है? तो क्या है? एल्किन। अब अगला सवाल है जीवाश्म क्या है। देखिए जीवाश्म क्या है, तो जीवाश्म समझते हैं जीवों का जो अंश होता है। तो प्राचीन काल के जीवों के वे अवशेष या छाप, अवशेष मतलब वे उसके शरीर के अवशेष। तो प्राचीन काल के जीव, आज नहीं, जैसे डायनासोर के समय और भी पुराने पुराने समय के जो जीव है उनके अवशेष या छाप जो पृथ्वी के परतों या चट्टानों में सुरक्षित पाए जाते हैं। अब पृथ्वी के देखिए ये पृथ्वी का ऊपर हिस्सा है, परत दर परत पृथ्वी है। तो नीचे जब खुदाई करते करते स्ट्रक्चर मिलता है किसी जंतु का, इस तरह दबा हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म। तो प्राचीन काल के जीवों के वे अवशेष या छाप जो पृथ्वी के परतों के नीचे सुरक्षित पाए जाते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। और इसे हमें जानने में यह आसानी होता है कि पहले के कितने हजार साल पहले कैसे कैसे जीव पाए जाते थे। क्लियर है? तो प्राचीन काल के समय जीवों के अवशेष या छाप जो पृथ्वी के परतों
आसान भाषा में लिखिए, पृथ्वी के परतों या चट्टानों में सुरक्षित पाए जाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यही वर्ड से पकड़िए, वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब होता है कि वैसे लक्षण जो एक वंश से दूसरे वंश में जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आंसर लिखेंगे वे लक्षण जो किससे जाते हैं? तो माता पिता से। वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी किसके माध्यम से? जीन के माध्यम से पहुंचते हैं। अच्छे से बना के लिखिएगा, वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में, वे लक्षण जो उनकी माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जीन के माध्यम से पहुंचते हैं, कैसा लक्षण कहलाते हैं? वंशानुगत लक्षण। कैसा लक्षण? वंशानुगत लक्षण। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो गया 6 का, कि वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं या किसे कहते हैं? तो सिंपल लिखेंगे कि वे लक्षण, है ना, जो माता पिता से उनकी संतानों मतलब उनके बेटों बेटियों में पीढ़ी दर पीढ़ी जीन के माध्यम से पहुंचते हैं, वैसे वंशानुगत लक्षण बोलते हैं। और लास्ट एक सवाल है, बढ़िया समझिएगा, एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। खाद्य श्रृंखला मतलब एक जो चेन बनाता खाद्य में। तो पहले बात देखिए, घास। अब कुछ भी उदाहरण, घास, घास को खाया हिरन, और हिरन को कौन खाया? शेर। तो एक श्रृंखला बना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, घास, घास को खाया छोटे कीड़े, है ना, उसके मेढक, मेढक को खा गया सांप। क्लियर है? तो एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे सकते हैं, घास, घास को कौन खा गया? हिरन, है ना, घास को खाया हिरन, हिरन को खाया शेर। खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण हो गया। तो ये क्लियर हुआ आपका। अब आगे देखिए, ये आपका रहा ये अति लघु। अब हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं, हम लोग जो क्लियर करेंगे बेटा, आगे जो कंप्लीट करने जा रहे हैं अति लघु के बाद लघु। क्लियर है? तो लघु वाला क्लियर करेंगे, कैसे कैसे क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए, तो वेरी शॉर्ट हो गया। अब हम लोग शॉर्ट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो शॉर्ट की ओर बढ़ते हैं, और शॉर्ट में देखिए क्या है या नहीं है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा दूसरा वाला, दूसरा खुल गया। हम लॉन्ग का एक आंसर आपको खोल के बता रहे थे। देखिए आपको दिख रहा होगा बच्चों, है ना, क्या है? लघु उत्तरीय। क्या है बेटा? लघु उत्तरीय। फटाक से कवर कीजिएगा, ये नहीं दिखेगा कहाँ कहाँ क्या सर कैसे बता रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। तो देखिए सवाल आपके सामने है, और सवालों के साथ चलते हैं। ओम का नियम बताएं। तो ओम का नियम सिंपल है, कि ओम का नियम क्या बताया था कि भैया कोई भी, पहले ओम का नियम, ये 3 मार्क्स का रहेगा, तो बढ़िया से अच्छे से स्ट्रक्चर में लिखना है। और फिर इसी नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए, कि विभवांतर और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है, और प्रतिरोध को परिभाषित करें। तो एक ही में 2-3 सवाल है। तो पहले लिखेंगे ओम का नियम, इसको अंडरलाइन करेंगे, और लिखेंगे कि नियत ताप पर जब किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित किया जा कि होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। आसान भाषा में, कि जितना विभवांतर पास हो रही है किसके समानुपाती होती है? आई की, है ना, मतलब उसके विद्युत धारा के। तो सिंपल है कि एक नियत ताप पर, मतलब ना ताप बढ़ा रहे ना घटा रहे, तो किसी चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती। मतलब जितना वोल्ट विभवांतर बढ़ेगा उतना विद्युत धारा भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो भी किसका समानुपाती? आई का। तो फिर से देखिए ओम का नियम क्या बोलता है, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। अब किसी चालक के सिरों, कोई चालक